नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एसएसटी, ठीक है, जिसका नाम है समाज को समझना और भारत और विश्व। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है। हिंदी मीडियम में बनाया है क्योंकि हिंदी मीडियम के कभी अभी तक कोई बुक आई है नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है कि आधुनिक सामाजिक विज्ञान यानी आज का मॉडर्न सोशल साइंस कैसा है, किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, कैसे लोग बदल रहे हैं, साक्षात्कार क्या होता है, ये सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहता है कि आधुनिक समाज विज्ञान और भारत के प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक विधियां का उपयोग करके कहता है समाज का अध्ययन करते हैं। यानी कि मतलब यह है कि आधुनिक समाज को समझने में आज जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं वो प्राचीन से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि प्राचीन की चीज़ों को समझ करके आज हम अपने बारे में चीज़ें समझ पाते हैं। ठीक है, उसका उद्देश्य समाज के सामाजिक तथ्य और इसके प्रमाण के आधार पर समझना होता है और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम भविष्य यानी कि भूतकाल में चीज़ों को खोजते हैं। ठीक है, प्राचीन में कैसी सभ्यता थी, कैसे लोग रहते थे, उन्होंने जो गलतियां करी उसको सुधार करके हम क्या करेंगे, आज अपने काम को करते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों के जीवन का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से लोग रहते थे, उनके दैनिक जीवन कैसा था, उनका व्यवहार कैसा रहा, सामाजिक संबंध कैसे थे, इन सभी का अध्ययन करना है। और कहता है समाज में होने वाले परिवर्तन को समझना है कि समाज कैसा, देखो पहले कस्बे गांव हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे शहर हो गए, फिर महानगर हुए। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या है टॉपिक हमारा, साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू। लोगों को सीधा बातचीत करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उनके विचारों को, अनुभवों को, उन समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा सर्वे किया जाता है, यानी कि प्रश्नावली या सांख्यिकी तरीके से के माध्यम से संख्या में लोग, कितने बड़े संख्या में लोग रहते थे, ठीक है, इसकी जानकारी इकट्ठी की जाती है और समाज में आर्थिक राजनीतिक स्थिरता का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर हमें भाई आधुनिक समाज के बारे में अगर जानना है तो प्राचीन में तो जानना ही पड़ेगा, तो ऐतिहासिक दस्तावेज को समझेंगे। पुराने अभिलेख क्या है, अभिलेख होता है जो हाथों से लिखा जाता है, ठीक है। पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज हो गए, ऐतिहासिक स्रोत हो गए, ठीक है, भवन है, मंदिर है, कितनी पुरानी कौन सी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनको समझ करके वर्तमान में इसका विश्लेषण करते हैं ताकि आज का समय हमारा सही हो सके। ठीक है, विभिन्न समय के देखो, विभिन्न समय और स्थान की तुलना कैसे करते हैं। अलग अलग समाज में कहता है समय काल की तुलना अध्ययन करते हैं और समय को समझते हैं। ठीक है, और ये समझते हैं कि समाज समय के साथ कैसे बदलता गया। ठीक है, अनेक स्रोतों की जानकारी भी एकत्रित करी जाती है, जैसे जनगणना हो गए, सरकारी रिपोर्ट है गए, समाचार पुस्तकें, शोध पत्र हो गए, यानी जो जितने डिस्कवर हुए इन सभी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। इन सभी को जुटा करके समाज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि केवल अनुमान के अनुसार नहीं या व्यक्ति की राय के अनुसार नहीं। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया हमने उस पर विश्वास कर ले, नहीं, हमें कुछ प्रमाण चाहिए होता है। जैसे कोई मंदिर है तो इतना पुराना है तो उस मंदिर में कार्बन डेटिंग की जाती है, उसकी दीवारों को, उसकी चीज़ों को, या कोई पांडुलिपि मिल गई, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथों से लिखी हुई चीज़ें, उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, तथ्य आंकड़ों को आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और दैनिक अध्ययन के तहत कहते हैं महसूस या महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझते हैं। आधुनिक समाज विज्ञान का महत्व क्या, देखो समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है, यानी कि आज जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं उसका इतिहास बहुत पुराना है, तो पहले की चीज़ों को हम समझ करके आज हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं। सामाजिक समस्याओं के कारण और समाधान बताया जाता है, सरकार की नीतियों को बनाने में हम सहायता करते हैं। ठीक है, और नागरिकों को क्या किया जाता है, जागरूक और जिम्मेदार की भावनाओं को विकसित करते हैं और कहते हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है, इनके बीच को समझने में मदद मिलती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो सामाजिक विज्ञान, यानी कि विभिन्न विषयों के अध्ययन कर बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है, देखो मानव समाज बहुत जटिल है। ठीक है, इसमें कोई एक विषय और या सभी पहलुओं को पूरी तरीके से समाहित नहीं कर सकते, यानी कि सामाजिक विज्ञान बहुत बड़ा है, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को आप पढ़ करके नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में उदाहरण तौर पर सूखा है, अगर हम सूखे की बात करते हैं तो यदि किसी क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो उससे प्रभावित केवल सिर्फ और सिर्फ खेती ही नहीं होती है, पर्यावरण पे भी होता है, यानी फसल खराब होगी, फसल सूख जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जैसे इस वाले में देखो ना, लोग रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में पलायन कर रहे हैं और जब सूखा पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था यानी किसान की आय कम हो जाएगी। तो वो उसके बाद जब किसान की आय कम होगी तो सरकार को क्या कहते हैं, सरकारी राहत योजनाएं चलानी पड़ेगी, जिससे सरकार का धनकोष भी क्या होगा, कम होगा, सरकार को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा, संस्कृति और परंपरा, जीवन शैली परिवर्तन हो जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा। तो सोचो एक कारण से इतनी सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, किसानों की आय, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डायग्राम में समझा। इसी कारण कहते हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस को एक अकेला विषय नहीं है, बल्कि कई परस्पर जोड़े जाते हैं। इन विषयों में कहता है एक समूह होता है और विशेष तरह से कहता है मानव जीवन के अलग अलग
पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इन सभी को मिला करके हम सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, होलिस्टिक समझ यानी कि समग्र समझ की बात करते हैं। दूसरा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों करें? पहली बात देखो कि समाज में अलग अलग दृष्टिकोण को समझने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डायमेंशन है, उन सभी को समझने के लिए हमें सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। हमें मानव के बारे में जानना है, पर्यावरण के बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, संस्कृति, इन संबंधों के बीच की जानकारी को एकत्रित करने के लिए सामाजिक विज्ञान को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। समाज में होने वाले परिवर्तन, इसका कारण क्या रहा, प्रभाव क्यों है, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इन सभी को समझने के लिए भी और दूसरा समस्या का समाधान करने के लिए भी हमें सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। फिर सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं अलग अलग अध्ययन में। देखो क्लास 9-10 में पहले आप लोग पढ़ते थे जो कि अलग अलग होता था। ज्योग्राफी की अलग बुक हो गई, हिस्ट्री की अलग है, ठीक है, पॉलिटिकल की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है। 4 बुकों को मिला करके हम क्या करते थे, SST बोलते थे, यानी सामाजिक विज्ञान कहते थे। अभी जो नई बुक अपडेट हुई है 9th क्लास में, वो सिर्फ एक ही बुक है, आगे आने वाले टाइम पे इसका पार्ट B भी आएगा। ठीक है, इन सभी को मिला करके इन सभी समाज का मनुष्य तथा उनके जीवन को व्यापक रूप से समझने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र हो गया यानी सोशोलॉजी हो गया, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, ठीक है, मानव शास्त्र यानी कि अर्थोपोलॉजी, मनोविज्ञान हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजी, और कहते हैं सभी सामाजिक विज्ञान के व्यापक परिवार का एक हिस्सा, यानी कि सारे सामाजिक विज्ञान को अगर समझना है तो ये सभी टॉपिक जो हैं इन सभी को मिला करके सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। ये विषय समाज के संबंध में नैतिक मूल्य, मानव व्यवहार, समाज की क्रियाकलाप प्रणाली, इस सभी का अध्ययन करते हैं। इसका नेतृत्व का अध्ययन में इन कक्षाओं में कराया जाएगा, यानी इस क्लास में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी क्या होता है? देखो, भूगोल का विषय है। ज्योग्राफी को हम भूगोल कहते हैं एक तरीके से, यानी भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक एवं कहता मानवीय पर्यावरण के माध्यम से, यानी मनुष्य के उनके आसपास के वातावरण के बीच में अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगोल यानी ज्योग्राफी, ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना है और किसके संदर्भ में, मानव के अस्तित्व के संदर्भ में। ठीक है, किस तरीके से मानव ने चीज़ों को समझा, किस तरीके से व्यवहार किया, और समाज की आदि मानव से लेकर के मनुष्य तक किस तरीके से ये सभ्य मानव तक यहाँ पे बढ़ा है। तो ये सब क्या है, भौगोलिक स्थिति चीज़ें करते हैं। और भूगोल का अध्ययन में क्या क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की संरचना कैसी है, किस तरीके से है, पृथ्वी का स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक संसाधन की जानकारी प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। दूसरा क्या है, इसकी जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी, मिट्टी कैसे हैं, जल संसाधन का उपयोग अध्ययन कैसे किया जाता है। मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध को समझने के लिए भी हमें भूगोल का अध्ययन करना पड़ता है। और प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रभाव को जानने के लिए भी हमें प्राकृतिक पर्यावरण को या फिर भूगोल को समझने की जरूरत पड़ती है। मुख्य बिंदु क्या है, पृथ्वी का अध्ययन कराना, प्राकृतिक और मानव के बीच में संबंध को समझना, पर्यावरण का अध्ययन कराना, और कहता है मनुष्य और पर्यावरण के बीच में परस्पर संबंध कैसा है। यानी पर्यावरण है तभी ये मनुष्य है, और अगर मनुष्य है तभी पर्यावरण है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए ऐतिहासिक स्रोत भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इतिहास क्या है, इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन कराता है, यानी कि अतीत में मनुष्य कैसा था। जैसे हमने बात की ना, होमो हुआ करते थे, यानी मानव जो पहले था होमो कहा जाता था। होमो इरेक्टस हुआ, फिर होमो हैबिलिस हुआ, होमो सैपियंस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से होमो ने अपनी चीज़ों को साइंटिफिक नेम है ये बदलते बदलते आज जिस स्वरूप में हम बैठे हैं, ठीक है, इसे हम मानव कहते हैं। ठीक, तो यानी कि मानव के अतीत का अध्ययन कैसे कराता है, और इसके माध्यम से रोज़ समाज में लोगों के अनुभव कैसे हैं, उनके मूल्य क्या है, समय के साथ साथ ये सब परिवर्तन होता चला गया। तो इतिहास यानी पुरानी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं कि आज जो हम जिस अवस्था में बैठे हैं, ठीक है, उस अवस्था में प्रकृति का यानी कह सकते हैं इतिहास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, परस्पर एवं आधुनिक इतिहास की अगर बात करते हैं, ऐतिहासिक लेखन, देखो विभिन्न संस्कृतियों में इतिहास लिखने की अलग अलग परंपराएं रही हैं। कुछ परंपराएं नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण पर बल देती हैं, और कुछ कहता है अलग अलग तरीके से, जबकि अन्य दस्तावेज क्या है, प्रमाणों पर आधारित हैं। और आधुनिक इतिहास के लेखन अनुभवजन्य जो है साक्ष्य बताते, इस पर निर्भर करता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, यानी कि पुरातात्विक खोज, जो पुरानी चीज़ों खोज करते हैं, वो अलग अलग समस्या, अलग अलग सभ्यता के बारे में बताते हैं। अतीत को समझने के अलग अलग तरीके हैं। देखो, अतीत में व्याख्यान करके सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। देखो, पहले क्या होता था कि अतीत में, पहले के टाइम पे इतिहास में जो पढ़ाई होती थी वो कहते थे एक दूसरे के पास बैठ करके एक बातचीत से चीज़ें समझे जाता था। ठीक है, और ये मूल्य क्या होता था, एक सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती थी। आज क्या हम लिखते हैं, समझते हैं, क्लास होती है, टेस्ट होता है, पेपर होता है, इस तरीके से परिवर्तन हो गया ना अतीत में। भारत की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली परंपराओं में से एक ऐतिहासिक पुराण परंपरा ये भी रही है। ठीक है,
ये परंपरा क्या था, कहानियों के माध्यम से सुना। पुराण परंपरा में क्या होता था, कहानियों के माध्यम से सुनाया जाता था। ऐतिहासिक जानकारियाँ दी जाती थी, घटना और व्यक्तियों की संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता था और आदर्श एवं मूल्यों को मजबूत बनाते थे। ठीक है, पहचान और उद्देश्य की भावना कैसी है, विकसित होती थी। तो ये सारी चीज़ें होती थी, वैज्ञानिक परस्पर ये सारी चीज़ें होती थी। अब इतिहास में कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी थी, तो देखो मनुष्य के अनुवांशिक यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स से हम पता लगाते हैं कि कौन सा अस्तित्व कितने पुराने सभ्यता के रहे। दूसरा क्या है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है, एक कार्बन यानी कि हर चीज़ में क्या है, कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि वो लोहे की मात्रा कितनी पुरानी है। ठीक है, लोहे में कार्बन अगर जितना कम होता जाएगा समझ लो वो उतनी ही वस्तु उतनी ही पुरानी होती है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। अब किसी स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसमें हड्डियों में से पता चलता है कि पुराना कितना पुराना समाज है, यह मनुष्य का यह हड्डी कैसी है। ठीक है, पुरातात्विक आर्कोलॉजिस्ट और क्या था, अन्य वैज्ञानिक विधियों से भी हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि इतिहास किस तरीके से रहा है। इतिहास के अलग अलग स्रोत हैं हमारे। ठीक है, इन स्रोतों को हम पढ़ेंगे अध्ययन विषय में और आप क्या क्या सीखते हैं। ठीक, तो ऐतिहासिक स्रोत में कहता है, देखो इतिहास लेखन अतीत के सामाजिक वास्तविक और को समझने के लिए अनेक स्रोत उपयोग कराता है। एक तो साहित्य स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। साहित्य स्रोत का है यावार यानी कि यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत होता है जो पहले के टाइम पे यात्री होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा ही करते थे और यात्रा के दौरान जो चीज़ें वो देखते थे वो चीज़ें लिख लेते थे। ठीक है, जो एक साल का लेखा जोखा इसे यात्रा के दौरान लिखते थे उसे हम यात्रा वृत्तांत करते हैं। ठीक, स्मरण यानी कि कुछ किताबें पढ़ करके मेमोरीज जो होती हैं, जो घूमने गए वहाँ की मेमोरी हमने लिख लिया, देख रहा जो भी देखा। ठीक है, फिर क्या है, पत्रचार हो गया। ठीक है, जो भी पुरानी चीज़ें मिली। और क्या है, वंशवाली लेख यानी कि एक राजा से दूसरे राजा से तीसरे राजा, इन सभी की परंपराएं चली, जैसे अशोक के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे। तो इनकी परंपराओं से चीज़ें हम समझते हैं। लोक कथाएँ हो गई। लोक कथाएँ जो होती हैं वो लोकल गीत, लोकल कहानियों को बताते हैं और मौखिक परंपराएं एक दूसरे से सुन करके, यानी किताबों में ऐसी कहानी मिलेगी नहीं, हम एक दूसरे सुन करके समझ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चली आती है। और कुछ क्या होता है, राज्य दस्तावेज मिलते हैं हमें, जो साहित्य, ये सब चीज़ें लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं आपको और कुछ बोली हुई चीज़ें। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो अतीत के अध्ययन के लिए क्या था, पुरातात्विक यानी भौतिक अवशेष महत्वपूर्ण कहा जाता है। यानी कि इनमें क्या है, कोई भी मंदिर है, कोई स्मारक है, बहुत पुरानी है, उसको ऐतिहासिक समझा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि पहले के कल्चर में कैसा था और किस तरीके से मंदिर बनाए जाते थे। फिर हमारी क्या है, वस्तु संरचनाएँ कैसी हैं। ठीक है, और क्या खुदाई में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, उत्खनन स्थल से हमें पता चलता है कि प्राचीन में कैसा रहा। फिर कलाकृतियाँ कैसी रही हैं, वस्तु हमारे कैसे, मूर्ति, चित्रकार, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन वैज्ञानिक के उपकरण एवं का था प्रयोगशाला प्रशिक्षण के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि लैब में ले जा करके रिसर्च करते हैं, तब पता चलता है कि कितनी पुरानी है। ठीक है, आप क्या सीखेंगे, देखो 2 वर्षों में हम, यानी कि पूरे साल में हमें 2 साल में सीखना है। प्रारंभिक मानव का इतिहास कैसा है, भारत में सभ्यता का प्रारंभ और वर्तमान तक क्या था, क्या क्या विकास हुए हैं, यूनानी और रोमन साम्राज्य की कैसे अलग दिखती हैं। धर्म सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण यानी किसी कल्चर को पूरा खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा से उसी कल्चर को उठाना, तो उसे पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, प्रबोधन भी है। और औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, फैक्ट्री कैसे कैसे आई और किस तरीके से देश इतनी तेज़ी से औद्योगिक क्रांति के बाद आगे बढ़ता चला गया। औपनिवेशिक एम कहता है उसका प्रभाव कैसा रहा, यानी औपनिवेशिक समझते हो, गुलाम देश, यानी अंग्रेजी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या औपनिवेशिक शासन किया हमारे ऊपर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और कहता है विश्व में अतीत औपनिवेशिक का विरोध करते समय हम किस तरीके से आज़ादी के रास्ते तक आगे बढ़े, ये सब इतिहास में आता है, इन्हीं को हम पढ़ते हैं, यही सामाजिक विज्ञान के बारे में बताता है। फिर उसके बाद हमने ज्योग्राफी पढ़ी, हमने हिस्ट्री पढ़ा, अब आप करते हैं पॉलिटी, यानी राजनीतिक विज्ञान क्या कहता है। राजनीतिक विज्ञान कहता है शासन का अध्ययन कराता है, यानी कि गवर्नर कौन करेगा, यानी शासन कौन करेगा। हमें बताता है कि शक्ति यानी पावर का वितरण यानी बंटवारा कैसे होगा। सिंपल सी बात सोचो, देखो पहले राजा हुआ करते थे, सारी पावर राजा के पास होती थी और राजा को किसी जिसने भी मार दिया वो अगला राजा बन जाता था। तो ये सारी पावर अगर एक के हाथ में रहेगी तो कोई भी आदमी के अटैक करके और सत्ता को ख़राब कर देगा। लेकिन उसके बाद हमें मिला लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या हुआ, लोकतंत्र में हमने शक्ति को बांट दिया, यानी प्रधानमंत्री के पास अलग शक्ति, मुख्यमंत्री के पास अलग शक्ति, MLA के पास अलग, ठीक है, राज्यपाल के पास अलग। अब ये सारी शक्ति जो पहले यहाँ एक के पास होते थे अब यहाँ पे सबके पास होगा। अगर किसी को भी किसी ने मार दिया, सोचा कि इसकी जगह ले लूँ, जैसे ही मारोगे वैसे 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होना है, तो क्या हुआ, अब क्या कि शक्ति का बंटवारा कर दिया हमने। दूसरा कि एक ही आदमी का सारा डिसीजन नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, शासन यानी कि यानी कि आधुनिक समाज में हम बात करते हैं तो हमने शक्ति का क्या कर दिया, वितरण कर दिया। और क्यों करते हैं ये बात भी मैंने बता दिया, निर्णय कैसे लिए जाते हैं और नीतियाँ कैसे बनाई जाती है। नीतियाँ बनाने के लिए आपको पता है संसद होती है, यानी पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितनी है, 545 सीटें हैं, अभी 543 भरी है, और राज्यसभा में 250 सीटें। ठीक है,
तो यही लोग कोई भी बिल लेके आएगा, जैसे ही बिल लेके आओगे लोकसभा में या राज्यसभा में, बिल को पास कराया जाता है और पास करा के प्रधानमंत्री जो होगा वो कहाँ ले जाएगा, राष्ट्रपति के पास। जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे वो बिल बन जाएगा क्या, कानून। ठीक है, तो इस तरीके से कानून का निर्माण होता है। ये संविधान और सरकार तथा राज्य की संस्थाओं का अध्ययन कैसे करेंगे, ये भी इसी टॉपिक में पढ़ना है, आधुनिक समाज में। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के नीति निर्देश तत्व और समाज में दैनिक जीवन में शक्तियों का प्रयोग। और कहते हैं साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है कि दो सरकारें एक साथ कैसे काम करते हैं। आपको पता है ना, एक तो राज्य की सरकार है प्लस और एक क्या है, केंद्र की सरकार है। ठीक है, ये दोनों सरकारें एक साथ काम करती हैं। जहाँ पे दोनों सरकारें एक साथ काम करेंगी उसे बोलते हैं हम संघवाद। ठीक है, क्या बोलते हैं, संघवाद। और यह देखो कि साझेदारी का नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। भारत में गाँव में पंचायत राज व्यवस्था, स्थानीय विकास की योजनाएँ, नागरिक की आवाज़ दे करके ज़मीन में लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करके हम क्या करते हैं, राजनीति को समझते हैं। एक पहलू ये भी है राजनीति वाला। दूसरा, इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक शक्तियाँ केवल औपचारिक संस्थाएं नहीं बल्कि क्या करती हैं, ये सामाजिक संबंध, परंपराओं और वैधानिक धाराओं को भी विद्वान है। इसलिए राजनीति का अध्ययन करना और कहते हैं समाज की संरचना का आधुनिक प्रभाव और उत्तरदायी शासन के लिए कहते हैं संघर्ष करने का एक अध्ययन होता है, जो कि राजनीति वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। ये भी समाज को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में राजनीति का अध्ययन अगर हम बात करते हैं तो भारत में राजनीतिक अध्ययन बहुत प्रारंभ से ही एक संगठन और शासक के विचार के तौर पर शुरू हुआ। और राजनीति को एक अलग विषय नहीं माना जाता बल्कि धर्म यानी नैतिक धर्म का मतलब है नैतिक धर्म, नैतिक कर्तव्य से, कि किसी राजा के अपने कर्तव्य क्या होते हैं उसी को धर्म कहा जाता है। ठीक है, अर्थ मतलब होता है आर्थिक कल्याण के लिए, और राजधर्म मतलब शासक के कर्तव्य, इससे जोड़ा जाता था वेद, उपनिषद, पुराण, प्रारंभिक ग्रंथ और कहता है अन्य अधिकार, सामाजिक व्यवस्था। और कहता है राजा नागरिक के प्रति उत्तरदायित्व पर कहता है चर्चा करता है। और इस तरीके से सामाजिक विज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं। शासन व्यवस्था कैसे है, भारतीय राजनीति में चिंतन वर्णन महाभारत हो गया। ठीक है, और शुक्र नीति जैसे कहते हैं ग्रंथ भी मिलते हैं जो कि कानून या शासन व्यवस्था के नेतृत्व का वर्णन करते हैं कि कैसे प्राचीन समय में भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था रही है। दूसरा, इसमें अर्थशास्त्र राजनीतिक प्रभाव का सबसे ज़्यादा और एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसमें बताया गया है कि राज्य का शासन कैसे चलाया जाना चाहिए, कर कैसे एकत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, सेना कैसे कार्य करेगी, शासक का काम क्या है, कल्याणकारी सुविधाएं कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी में अगला क्या है, भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है। देखो, भारतीय राजनीतिक चिंतन में समग्र यानी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें राजनीति को अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और नैतिक तथा रक्षा से जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, शक्ति केवल विशेष अधिकार तक नहीं बल्कि क्या है, बल्कि उत्तरदायित्व तो माना जाए कि विशेष शक्ति जिसके पास मिली है वो विशेषाधिकार ना समझे, मतलब ये समझे कि उसकी एक जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, समाज के प्रति कुछ कल्याण करना। ये परंपराएं पंचायती राज व्यवस्था कैसे आधुनिक संस्थाओं को समझने में हमें सहायता करती है, जो गांव स्तर पर कहते हैं स्थानीय शासन और स्वशासन में भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था होती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था 73 और 74 अमेंडमेंट के तहत इसे जोड़ दिया गया संविधान में। ठीक है, 1992 में। क्लियर है बात इतनी। उससे पहले पंचायती राज अलग हुआ करती थी, संविधान में नहीं था। 1992 में 73 और 78 अमेंडमेंट करके इसे संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार प्राचीन विचार आज भी कहता है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे इस वाले आगे वाले 2 सालों में, हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव कैसा होता है। ठीक है, और क्या है प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी क्या है, नागरिक समाज कैसा है, और शासन में क्या है सार्वजनिक नीतियाँ कैसी होनी है, और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियाँ कैसी रहेगी। इन सभी चीज़ों का हमें पढ़ने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद हमारा चौथा क्या है, अर्थशास्त्र है। समाज को बनाने में अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ये समझने में सहायता देते हैं कि व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का कैसे प्रयोग करें। जिसके पास संसाधन नहीं है, कम संसाधन है, तो वो संसाधन भी समाज तक कैसे हो, तो व्यवस्थित प्रबंध होगा तभी तो सीमित संसाधनों का भी सही से उपयोग किया जाएगा। नहीं तो जिसके पास पड़ेगा वही ख़त्म कर देगा संसाधनों को। ठीक है, ये अध्ययन करता है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, नियमित और वितरण कैसे किया जाए। यह भी बताता है कि प्रक्रिया हमें दैनिक जीवन में कैसे प्रभावित करती है, और भोजन, कपड़े, लोग कार्य तथा उनके उपयोग के लिए की जाने वाली सेवाएं तक सब कुछ शामिल होता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अर्थशास्त्र उपभोक्ता और उत्पादक सरकार के लिए किए जाने वाले निर्णय का अध्ययन कराता है, और उपभोक्ता ये बताते हैं कि क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। उपभोक्ता ये भी बताता है कि कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए और क्यों किया जाए। ठीक है, ये तय करते क्या और कितना उत्पादन करना है। सरकार विकास और स्थिति के दक्षता, निष्पक्षता जैसे लक्षणों के बीच संतुलन बनाने की नीतियाँ बनाती है। इस प्रकार कहते हैं अर्थव्यवस्था केवल संख्या और बाजार का अध्ययन नहीं बल्कि कहते हैं बल्कि कल्याण,
समाज और न्याय का भी अध्ययन कराता है। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? देखो, भारत का अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक समृद्ध गतिशील रहा है। शुरू से ही, सदियों से ही भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। उद्योग, ठीक है, व्यापार, समुद्र की गतिविधियाँ इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान गतिविधियाँ जो रही हमारी बाधित हो गई, लेकिन क्या हुआ, जिससे प्रमाणिक परिणाम स्वरूप व्यापक गरीब और कहता बार बार पड़ने वाले अकाल परंपरा उद्योग के वजह से हमारा क्या हो गया, पतन हो गया। लेकिन इतिहास में बहुत बड़ा हमारा योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन यानी पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। हाल के दशकों में हम कहते हैं हमारे देश में आधारभूत संरचना में सुधार और शिक्षा प्रौद्योगिकी में विस्तार भी हुआ है। गरीबी में कमी आई है, जीवन प्रतिष्ठा में काफ़ी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। फिर भी विशेष रूप से आय बढ़ने और विकास के लाभ में समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने और जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी अभी बनी हुई है हमारे लिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के स्रोत की अगर बात करते हैं तो देखो, अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, इसलिए आर्थिक विकास प्रमुख राष्ट्र का लक्ष्य होता है। यानी सभी देश का एक टारगेट होता है कि किस तरीके से अपने देश की आय को बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था को समझने में हमें उपलब्ध चुनौतियाँ दोनों को पहचानना है। उपलब्धियाँ कौन सी है, चुनौतियाँ कौन सी है, दोनों को हमें समझना चाहिए। और हमें ये बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि संसाधन का प्रयोग अधिक समझदारी और कहते हैं निष्पक्षता से कैसे किया जाए, और साथ ही ऐसा सतत विकास सुविधा सुनिश्चित किया जाए जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, नहीं ऐसा ना हो कि जिसको संसाधन मिला वो फटाफट खरीद के ख़त्म कर दे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था की भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना कैसी है, बाजार में कीमतें क्या होती हैं, मांग क्या होता है, वित्त संसाधन क्या है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं, राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, बजट क्या होता है, ये सारे टॉपिक हमें इसी वाले टॉपिक में हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदा है हमें भाई सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान हमें ये समझाने में सहायता करता है कि हमारे आसपास की व्यवस्थाएं कैसी बनी है, इसका संचालन कैसे किया जाए, ठीक है, प्रबंधित कैसे किया जाए, जिस तरीके से समाज एक तरीके से बना रहे। ठीक है, जिस घर में हम रहते हैं उसमें पानी का उपयोग करते हैं, जिस सड़क पर हम यात्रा करते हैं उसका विद्यालय में जाते हैं, ठीक है, जिन बाज़ारों में जाते हैं या जिन डिजिटल माध्यम से उसका उपयोग करें, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इन सभी में समाज के द्वारा कहता है बनाई गई संचालित व्यवस्था का एक हिस्सा ही है सारी। ये बताता है कि व्यवस्थाएं कैसे विकसित हुई हैं, कार्य कैसे किया जाता है, लोग अलग अलग समूह में किस तरीके से प्रभावित होते हैं, और एक ही देश के लोग अलग अलग भाषाएं कैसे बोल लेते हैं, और कहता है भिन्नताएँ, रीति रिवाज कैसे हैं, इनका पालन कैसे करता है, और अलग अलग व्यवसाय कैसे लोग अपना एकत्रित करते हैं। समाज में सामाजिक विज्ञान इन भिन्नताओं को भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आर्थिक कारकों का प्रमाण बताता है, और ये समझाता है समुदाय के बीच में सम्मान और कहता है सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए। और साथ ही कहता है हमें ये पहचानने में मदद करता है कि भारतीय संस्कृति अपने निहित एकता और माध्यम से कहता है विविधता को जोड़ती है तथा अपनापन साझा करने का एक उपाय बताती है। हमें सामाजिक विज्ञान को पढ़ना चाहिए। इसी में देखो, लोकतांत्रिक समाज में नागरिक सामाजिक जीवन का सक्रिय भूमिका होती है, कानून के अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, सरकार कैसे कार्य करती है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें हमें सामाजिक विज्ञान के अंदर ही पढ़ना होता है। हमें जागरूक नागरिक बनना चाहिए और बेहतर भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें सामाजिक विज्ञान को पढ़ना चाहिए। सामाजिक विज्ञान कहता है साझा चुनौतियों के बारे में समझाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाने में मजबूत करता है, और पर्यावरण को संरक्षण देने में और स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास, इन सभी मुद्दों को समझाने में सामाजिक विज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सावधानीपूर्ण प्रश्न को तर्क के माध्यम से समाज को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक होता है, और अतीत में लिए गए निर्णय आज हमें किस तरीके से होता है, और आज लिए गए निर्णय भविष्य में क्या रिजल्ट देंगे, उन सभी को सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से ही जोड़ करके पढ़ते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का भविष्य क्या है। जैसे समाज तेज़ी से बदल रहा है, सामाजिक विज्ञान का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नई प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, बढ़ते शहर, पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हमारे सामने है, प्रवास के लिए हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, वैश्विक संपर्क के सामने देखो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं विश्व स्तर पर। इन सभी को विज्ञान के भविष्य की चुनौती हमारे सामने है। इन परिवर्तनों को समझने के लिए अलग अलग कौशल की आवश्यकता होती है, और इसके अभ्यास से जोड़ने के लिए अध्ययन का प्रारंभ किया जाना चाहिए, और सावधानीपूर्ण अवलोकन करने के लिए भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, पहचानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्गदर्शन कैसा होता है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन कैसे होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक विज्ञान आपको केवल विश्व को समझने में नहीं बल्कि कहता है जागरूक, विकासशील और नागरिक के रूप में बेहतर भविष्य बनाने के लिए मदद करता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना होगा। ठीक है, और कहता है देखो सामाजिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान आपके 2 वर्षों का अध्ययन जो है
हमें माध्यमिक स्तर पर क्या पढ़ना है और आपकी 2 वर्षों का अध्ययन, ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्या क्या किस तरीके से होनी है, ठीक है। कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, ये टॉपिक हमें मिलने हैं, अभी धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का महत्व मैंने आपको ऊपर ही बता दी, यही सारी बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।